पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारक कि आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। एक और फिर में सवाल पूछा जा रहा है अवामी सतह पे कि इस आईनी तरमीम के फ़वाइद जो हैं वो क्या हैं, कितने देर पा हैं और उसके समरात किसको देखने को मिलेंगे? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हम डे वन से कह रहे थे कि ये आईनी तरमीम वो है कि जो तमाम हुकूमती जमातों ने मिल के बनाई है। इसमें ज़ेर ज़बर नुख्ता उस तक तहरीक इंसाफ, मौलाना साहब और इन जमातों ने मिल के बनाई है। ये जो सबसे पहला जो मिसाक़ जमहूरियत का स्पिरिट था, ये उसको एड्रेस किया गया है और वो है लॉ का मैक्सिमम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कि 170 केसों की वजह से 30-30 हज़ार केसेस जो हैं वो पड़े रहते थे और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब आपके इस आईनी तरमीम से जो एक बहुत क्लैरिटी आ जाएगी वो ये आ जाएगी, जो आईनी मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात हैं, वो आपके अलग कोर्ट्स में चलेंगे और एक आम बंदे का जो मसला है, जिसका कोई कानूनी शहादत के तहत कोई केस चल रहा है, जिसका जो सिविल मैटर्स चल रहे हैं, जो दादा केस करता है और आगे पोता भुगतता है, वो केसेस जो हैं उनके हल नहीं होते, उनमें स्पीडी जस्टिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपके वो जजेस जो परफॉर्म नहीं करते और वो जजेस जो परफॉर्म करते हैं, उसमें एक तफरीक आएगी, उसमें एक डिफरेंस आएगा और जो एलिवेशन है और आगे जाने का जो प्रोसेस है वो आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके ऊपर और आपके जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस हैं वो होंगी। तो मुझे लगता है कि इससे एक पूरे प्रोसेस में एक बेहतरी आएगी और आपका इसके साथ जो पार्लिमान है वो स्ट्रेंथन होगा, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी इस्टेब्लिश होगी और चीज़ें जो हैं कि आपने एक प्राइम मिनिस्टर को कभी तनख्वाह ना लेने के ऊपर और एक प्राइम मिनिस्टर को आपका फैसला बात ना मानने पर घर भेजा और आपने फिर जो चीज़ों को डिस्टेबलाइज किया, जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हमने देखे उसके बाद फेस किए, वो जो है वो एक जो ऊपर आपके एक हर वक्त एक तलवार लटक रही थी वो साइड पे हो जाएगी और इंशाल्लाह आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और आपको नज़र आएगा कि आगे आने वाले टाइम में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह इस मुल्क में। दानियल भाई, एक बात ज़रा समझा दीजिएगा। एक केस था महसूस नशिस्तों का, उसमें 13 रुकनी बेंच था, 8 जजेस ने मुतफ़िका एक फ़ैसला दिया। अब वो नज़रसानी अपील हुकूमत की तरफ से भी है, दीगर जमातों की तरफ से भी है, इलेक्शन कमीशन ने भी दायर। क्या वो अपील जो है नज़रसानी की वो ये आइनी बेंच सुनेगा? और अगर आइनी बेंच सुनेगा वो 3 रुकनी हो या 5 रुकनी, तो फैसला 8 रुकनी बेंच का एक तरफ आया हुआ है, 8 जजेस का, क्या वो भी इसमें शामिल होंगे या उनका किस्सा तमाम? देखें जी, पहली बात है कि जो गवर्नमेंट की, जिस तरह आपने खुद कहा कि गवर्नमेंट की एक अपील गई हुई है इसके ऊपर और बिल्कुल वो गई हुई है, लेकिन एक चीज़ जो इस फैसले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोर्ट्स के पास इंटरप्रिटेशन की पावर्स हैं लेकिन उनके पास आइन को रीराइट करने की पावर्स नहीं है। जो 3 दिन का टाइम है उसको 15 दिन में तब्दील नहीं किया जा सकता। जो और लीगैलिटीज़ हैं जो आइन में मौजूद हैं उसको रीराइट नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो आपने कहा कि जो उनका फैसला है, देखें अपील में अब जितनी भी लिटिगेशन है वो अब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास जाएंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो पावर है वो है ही ये कि वो उनको सुनेगा, एड्रेस करेगा और वो उनके ऊपर अपना फैसला देगा। तो जो अगर तो वो फैसला वही हुआ जो पहले था तो वेल एंड गुड, इट विल स्टे एज इट इज़, और अगर उससे मुख्तलिफ हुआ तो फिर वही फैसला कबूल किया जाएगा जो आपकी अपील में फैसला आया है। और देखें, इससे आपकी जो एक बेहतरी है चीज़ें वो होंगी कि आपके वो लोग भी इसमें शामिल होंगे जो आइन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जजेस हैं वो इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। देखें, एज अ लॉयर जब हमें उठाया जाता है, एलिवेट किया जाता है जजेस की तरफ, तो कोई कानूनी शहादत के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई फौजदारी कर रहे होते हैं, कोई सिविल कर रहे होते हैं और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसमें एक बहुत खूबसूरत बात यह भी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस एड्रेस करेंगे और इससे इंशाल्लाह जो अभाम और मुश्किलें और तकलीफें लोगों पे आती हैं कुछ डिसीजंस की वजह से वो नहीं आएंगी और एक स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, इसमें मैं जो जानना चाह रहा था कि क्या वो जो 8 जजेस हैं अब वो उस बेंच का हिस्सा नहीं ना होंगे? जी
होंगे या नहीं होंगे? नहीं जी नहीं, जो अब बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखिए ना, अब जो आईनी बेंच बनेगा वो ही फैसला करेगा और वो आईनी बेंच में ही अपील अब लगेगी। यानी वो 5 जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच हो, यानी अगर उनका फुल कोर्ट होता है तो वो 5 जजेस का होगा। देखें, आपके आईनी मैटर्स जितने भी हैं, अब वो आईनी बेंच जो बनेगा वही जज सुनेंगे। 5 या 6 या 7 या 8 पहले जिन्होंने सुना हुआ है, दैट इज उन्होंने अपना फैसला या जो भी चीज़ है दैट इज देयर। और उसके बाद जो है आपकी अमेंडमेंट आ गई, आपकी बिल्स, आपकी तरमीम आ गई, उससे पहले आ गई, फिर उसके बाद ये आईनी तरमीम आ गई है, ठीक है। इसमें इसके प्रोसेस से पहले एक लेजिस्लेशन हुई थी, वो थी इससे पहले। अब जो ये मैटर है और उसकी जो गवर्नमेंट की अपील है वो जाके लगेगी आईनी बेंच के पास। लेकिन एक सवाल ये कि प्रोसीजर के मुताबिक रिव्यू पिटीशन जो है वो सेम बेंच के सामने लगती है, अब आईनी तरमीम उसके बाद आई है, तो वो ओवरलैप नहीं की जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, आपके कल अगर आइन के मुताबिक कल एक केस था, उसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत थी और आज उसकी सज़ा जो है वो होगी उम्र कैद, तो आप पे ऊपर वही अप्लाई होगी कि जो आज की है। तो अब रूल्स और प्रोसीजर और चीज़ें वही अप्लाई होंगी कि जो नई तरमीम के थ्रू हैं। तो अब आपके पास जो भी प्रोसेस है, जो भी है, वो आईनी बेंच ही फॉलो होगा। दानियल भाई, आइनी बेंच की तश्कील और ये नया आइन 26वीं आइनी तरमीम जो है, इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक केस आज लगता है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की अदालत, जिसमें हामिद खान साहब कहते हैं कि जनाब अब ये आपके दायरे इख्तियार में नहीं है, अब ये केस आइनी अदालत में जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमें तो अभी तक पता ही नहीं क्या आइनी अदालत, आपको पता होगा, और वो उस केस का फैसला दे देती है। जबकि आईनी अदालत का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आली अदालत कहता है 26वीं तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, गज़ट जारी हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जी, आपका जब गैजेट जारी होता है उसके बाद वो कोर्ट्स के पास जाता है, उसका टाइम, तरीका, किस तरह का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि जो टीवी में बात हो रही है या नहीं हो रही, उससे तो इदारे या चीज़ें काम नहीं करते। अब जो है वो जाके उसने जब साइन होने के बाद, गैजेट इशू होने के बाद, वो तमाम ऑफिशियल तरीके से इदारों के पास पहुँच गया है और अब जो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा वही उसके ऊपर काम करेगा और जो एग्जिस्टिंग केसेस सुन रहे हैं या सुन चुके हैं वो दे विल स्टैंड एज इट इज। और अब जो नए जितने भी होंगे आज की तारीख के बाद, वो तमाम जो हैं या आईनी कोर्ट का वेट करेंगे या उन कोर्ट्स में जाएंगे। जो आज ही की तारीख में फैसला हुआ है, मैं वो उसका ही पूछ रहा हूँ। आपने कहा ना आज की तारीख के बाद, आज की तारीख में अगर कोई फैसला दे दिया गया तो गलत, यानी आज की तारीख तक जो फैसला दे दिया वो ठीक है जी। जब तक उनको रिसीव नहीं होता उससे पहले वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो लास्ट नोइंग सेटअप या लास्ट नोइंग लॉ होता है, वही इंप्लीमेंट होता है और वही तरीकाकार फॉलो किया जाता है। अच्छा, जब आपके पास भाई आपको याद इसी को अगर मिसाल बनाया जाए, आपको याद होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, सू मोटो के इख्तियार के हवाले से बातें चल रही थी। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आइन के अंदर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस, उसी पे फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसके ऊपर बातचीत होना शुरू हो गई पार्लियामान के अंदर। तो काजी फायद ईसा साहब ने उमर अता बंदयाल साहब को एक ख़त लिखा था कि ये इख्तियार अब आपका नहीं रहा, क्योंकि अब इसके ऊपर गुफ्तगू हो गई है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, पार्लियामान फैसला नहीं करती, आप इसको रोक दें। तो उमर अता बंदयाल साहब ने नहीं रोका था। तो यही वो बात राना साहब कर रहे हैं कि अगर उस वक्त सिर्फ बातचीत के ऊपर रोकने का काजी फायद ईसा साहब ने कहा हुआ था, तो आज इंप्लीमेंट होने के बाद भी उन्होंने उसको नहीं रोका। नहीं, वो बातचीत की बात नहीं थी, वो आपने एक लेटर लिखा था, एक अपील की थी, उस अपील में आपने उनको कहा था क्योंकि एक चीज़ इनिशिएट कर दी गई है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, और उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा वो थी और उसको एड्रेस किया जाए। वो एक डिफरेंट नुकात था, उसके ऊपर लेटर लिखे गए थे, उसके ऊपर बहस हुई थी और फिर फैसला किया गया था और फिर भी वही हुआ जो उन्होंने ठीक समझा। और आज भी देखें उसके, और बल्कि ये आपने जो बात की, ये खुद एक प्रेसिडेंट है
इस चीज़ का कि आप जब तक आपके पास रिसीव नहीं होती चीज़ें या आपके पास डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं होता तो उसकी लीगैलिटी या उसकी एक्सेप्टेंस जो है उस टाइम के बाद से होता है।